हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गवर्नेंस रिव्यू। क्योंकि संडे का दिन है आज तो एडिटोरियल्स तो आते नहीं हैं, बट द हिंदू में कुछ अच्छे सेक्शंस जैसे कि साइंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और प्रोफाइल वाले सेक्शंस में आर्टिकल्स आते हैं, तो उन्हीं का डिस्कशन हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज लो ह्यूमन एक्टिविटी हेल्प्स कोरल्स डिस्पाइट वार्म ओशंस। तो यहाँ पे ये एक रिसर्च में सामने आया है जो भी that coral reefs ecosystem are frequently impacted by human activity on land and sea। दोनों तरह से इफेक्ट होती हैं। तो लैंड बेस्ड जो डिस्टर्बेंसेज हैं उन दैट इंक्लूड वेस्ट वाटर पॉल्यूशन, और जो सी बेस्ड डिस्टर्बेंसेज हैं दे इंक्लूड ओवरफिशिंग। तो इन दो तरीके से जो है वो कोरल रीफ का जो इकोसिस्टम है वो बेसिकली इम्पैक्ट होता है। तो फिर ऑथर ने ये भी कहा है, इसमें ये बताया कि द रीफ्स with mitigated land and sea based human impacts showed increased coral reef before the heat wave and reduced coral loss during the heat wave। तो जो ये मिटिगेटिंग एक्टिविटीज हैं जो लैंड और सी बेस्ड ह्यूमन इम्पैक्ट्स देखने को मिले उनको कम करने से ये देखने को मिला है कि जो कोरल का लॉस हो रहा था वो कम हुआ है, ठीक है ना। और हीट वेव के दौरान भी वो जो है वो कम हुआ है, ठीक है ना। फिर रिजल्ट्स जो हुए उन्होंने ये बताया कि द इंटीग्रेटेड लैंड सी मैनेजमेंट कुड हेल्प अचीव कोस्टल ओशन कंजर्वेशन गोल्स एंड प्रोवाइड कोरल रीफ्स विद द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू परसिस्ट इन आवर चेंजिंग क्लाइमेट। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें अगर हम लैंड सी मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेटेड एफर्ट्स करेंगे तो जो कोस्टल ओशन का कंजर्वेशन के गोल है वो पूरे हो जाएंगे, मतलब कोरल्स को फिर से एक तरह से रिवाइव करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन टीबी डिटेक्शन इंडिया फार फ्रॉम मीटिंग द 2025 गोल। तो पिछले संडे भी आया था टीबी वाला आर्टिकल और इस बार भी दिया है। ये क्यों इसलिए है क्योंकि जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो रिवाइज किया था, जिसको अभी जो इसकी टाइमलाइन है 2020 से 2025, ठीक है ना। इसको 3 साल हो गए, हालांकि पहले 2017 से 2025 तक का प्लान था, उसके बाद 2020 से 25 के लिए नया स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो बना दिया था, ठीक है ना। लेकिन अभी भी जो अचीव करना है हमें टीबी को एलिमिनेशन बाय 2025, इट इज नियरली इम्पॉसिबल जो है वो लग रहा है। और उसका कुछ कारण से या कुछ डाटा जो भी आया है उसके रिगार्डिंग इससे रिलेटेड उस पे ऑथर ने जहाँ पे जो है वो फोकस किया है। तो लास्ट ईयर इंडिया फेल्ड टू मीट द डायग्नोस्टिक गोल सेट आउट बाय एनएसपी 2017-25 एंड नाउ द रिवाइज्ड प्लान हैज रेज्ड द बार इवन हायर। और जो क्योंकि ऑलरेडी जो पहले पिछले प्लान में जो टारगेट दिए गए थे, ठीक है ना, डायग्नोस्टिक्स गोल सेट करने के लिए, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किए थे कि आपको स्मीयर माइक्रोस्कोपी की जगह आपको जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है उनकी तरफ ज्यादा जाना था, वो पहले ही पूरे नहीं हुए। और इस बार जो नए स्ट्रेटेजी प्लान है उसमें और ज्यादा जो है वो टारगेट या गोल जो है वो सेट किए हैं, ठीक है ना। द रिवाइड एनएसपी रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस using highly sensitive diagnostic tests for detecting presumptive TB cases at the first point of contact both in private and public sector। दोनों में ही उसने हाई रखा था उसको कि भाई आपको दोनों में ही हाई करने हैं। दूसरा, एज पर द रिवाइड एनएसपी एडवांस डायग्नोस्टिक सर्विसेज नीड टू बी स्केल्ड अप एंड स्पेक्ट्रम माइक्रोस्कोपी नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद द न्यू प्रिसिजन डायग्नोस्टिक टूल्स इन ऑल टीबी डायग्नोस्टिक सेंटर्स इन इंडिया। थर्ड जो डाटा है दैट इज bacteriologically confirmed cases in 2022 among notified TB patients in the public sector was only 59% and at least rifampicin resistance among the bacteriologically confirmed TB was just 77%। तो अभी भी वहां पे भी काफी लैग बिहाइंड कर रहे हैं हम। फिर जो रिवाइड एनएसपी है 2020-25 के लिए, इट क्लियरली स्टेट दैट एनटीईपी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम शुड प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू ड्रग रेजिस्टेंस टेस्टिंग। फिर जो रिवाइड एनएसपी है दैट एम्फसाइजेस द नीड फॉर रिप्लेसिंग स्मीयर माइक्रोस्कोपी विद रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एक्टिव केस फाइंडिंग, बट दिस इज येट टू हैपन। लेकिन अभी भी वो जो है वो नहीं हुआ है ऐसा बताया। तो मतलब वही जो शॉर्टेज और गैप्स है उनको ऑथर ने बात की। तो ये तो हमने बता दिया है कि 59% जो पब्लिक सेक्टर में है जो बैक्टीरियोलॉजी कन्फर्म केसेज है वो केवल 59% है, और उसमें भी रिफैम्पिसिन वाले जो बताए थे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में 28% है, केवल 59% पब्लिक सेक्टर में है। नवंबर 2019 में डब्ल्यूएचओ ने और जॉइंट मॉनिटरिंग मिशन जो एस्टेब्लिश किया था, दे अंडरटूक एन इंटेंसिव रिव्यू ऑफ द टीबी प्रोग्राम। जो इंडिया का टीबी प्रोग्राम है उसकी उन्होंने इंटेंसिव रिव्यू किया था और उसमें कुछ चीजें उन्होंने बताई थी, तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो उन्होंने एक तो रिकमेंड ये किया था कि द
जो टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है दैट शुड यूटिलाइज द मोलिकुलर टेस्टिंग कैपेसिटी अवेलेबल इन द प्राइवेट सेक्टर टू गेट 20 मिलियन मोलिकुलर टेस्ट डन एनुअली। जो प्राइवेट सेक्टर में जो अवेलेबिलिटी है कैपेसिटी मोलिकुलर टेस्ट की, उनको आप क्यों नहीं अवेल कर रहे हैं? उनको आप अवेल कीजिए ताकि जो 20 मिलियन मोलिकुलर टेस्ट का जो एनुअल करने का जो टारगेट है एक तरह से, वो आप उसको अचीव कर पाए। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि डिसाइड द लिमिटेड अवेलेबिलिटी, जो अवेलेबिलिटी है मशीन्स की जो मोलिकुलर टेस्ट है, उसके अलावा भी कुछ एडिशनल चैलेंजेस है, ठीक है ना, जिनमें से पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्सनल, कि आपके पास ट्रेंड पर्सनल नहीं है उसको करने के लिए। दूसरा, मोलिकुलर टेस्ट की शॉर्टेज तो है ही। तीसरा ये है कि ह्यूज कंपल्सन टू यूज द स्कैर्सिटी टू फर्स्ट टेस्ट द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स विद प्रिजम्पटिव टीबी। तो जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस है उनको टेस्ट करना पहले जरूरी है, जैसे कि पेडियाट्रिक पॉपुलेशन हो सकती है, जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से अफेक्टेड है वो है, जो एचआईवी पॉजिटिव है, या जो प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट्स हैं वो है, ताकि आप एलिमिनेशन इंश्योर कर सकें, ठीक है ना। फिर फोर्थ इज बिसाइड्स जो चेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग होती है, जो रिवाइड एनएसपी है उसने ये भी किया है कि देयर इज नीड फॉर रिप्लेसिंग स्मीयर माइक्रोस्कोपी विद रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स फॉर एक्टिव केस फाइंडिंग। जो भी कोई एक्टिव केस फाइंड होता है तो उसमें आपको सिर्फ एक्सरे स्क्रीनिंग पे नहीं आना है, वहां पे भी आपको माइक्रोस्कोपी करनी है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपका वो होगा, डाइवर्जन होगा रिसोर्सेज का। फिर जो रिवाइड एनएसपी है that highlighted the challenge of lack of access to the latest NAT-based molecular test at the peripheral health institutions for active case findings। ये एक और चैलेंज है। और फिर फाइनली ये है कि जितने भी प्रिजम्पटिव टीबी केसेस डिटेक्टेड है यूजिंग स्मीयर माइक्रोस्कोपी नीड टू बी टेस्टेड फॉर ड्रग रेजिस्टेंस यूजिंग मोलिकुलर टेस्ट। उनको मोलिकुलर टेस्ट से ये भी चेक करना होता है फिर कि वो ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से जो है वो एक तो टीबी एलिमिनेशन में जो आने वाले हैं, और दूसरा जो मोलिकुलर टेस्ट पे आपको स्विच करना है, शिफ्ट करना है, वो भी उसको भी नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया मोर अफेक्टेड बाय द एल नीनो। तो एल नीनो जो अभी एल नीनो ला नीना का जो कॉन्सेप्ट चलता है उसके रिगार्डिंग ये थोड़ा सा इशू है। तो इसमें क्या है, 6 in 10 years ए हाफ डिग्री और मोर राइज एन एल नीनो करस्पॉन्ड टू डिमिनिश्ड रेनफॉल इन इंडिया। एल नीनो क्या है, जिसमें रेनफॉल होता है कम, वहीं इसका रिवर्स होता है ला नीना, जिसमें रेनफॉल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो इस बार एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की जो स्टडी की गई है उसने ये दिखाया कि देयर इज रीजनल डाइवर्सिटी इस बार देखने को मिली है। अगर हम 1981 से बात करें तो मॉनसून रेनफॉल ओवर सेंट्रल इंडिया नोन एज मॉनसून कोर जोन एंड वेयर एग्रीकल्चर इज लार्जली रेनफेड इज इंक्रीजिंगली गेटिंग डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द एनसो, यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, विद ओनली 10% ऑफ द ड्रॉट्स और एक्सेस रेंज लिंक टू एनसो फ्लक्चुएशंस। केवल 10% जो ड्रॉट्स है वो या एक्सेस रेनफॉल है जो ये एनसो साइकिल है उससे जो है रह गई है, बाकी सब ने उसको डिसोसिएट कर लिया। लेकिन वहीं पे अगर देखें तो अगर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, द एनसो लिंक टू नॉर्थ इंडिया वाज स्ट्रेंथनिंग, वहां पे जो है इफेक्ट वो बढ़ा है विद 70% ऑफ द रेनफॉल फ्लक्चुएशन लिंक टू एनसो साइकिल। और अगर सदर्न इंडिया में देखो तो जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल रहा है। तो यहाँ पे वही क्या डाइवर्स हो गया, थोड़ा सा रीजनल वेरिसिटी रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिली है एनसो से लिंक की, ठीक है ना। मॉनसून रेनफॉल जो कि लगभग इंडिया के 80% जो एनुअल रेनफॉल है उसको अकाउंट करता है, वो इन्फ्लुएंस होता है दो ब्रॉड फैक्टर से। जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो तो इम्पैक्ट ऑफ एनसो का है, ठीक है ना, जो बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है आपकी ट्रेड विंड्स को और इनकी एबिलिटी टू कैरी द वार्म मॉइस्ट एयर टुवर्ड द इंडिया अराउंड मॉनसून, ठीक है ना। और जो इंटरनल फैक्टर है दैट इज मॉनसून ट्रफ। और मॉनसून ट्रफ है क्या, इट इज एन इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया विच एक्सटेंड्स फ्रॉम ओवर पाकिस्तान टू द बे ऑफ बंगाल। इस रीजन के बीच में एक इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया जिसको हम बोलते हैं मॉनसून ट्रफ। और ये ट्रफ जो है स्विंग करता है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया थ्रू द मॉनसून ब्रिंगिंग रेन वेयर एवर इज इट एक्टिव। जहां पे भी एक्टिव होता है वहां पे जो है वहां पे रेन या मॉनसून होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रफ जो है ये स्विंग करता रहता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। तो बेसिकली दो चीजों पे जो है मॉनसून वो डिपेंड करता है, एक तो एनसो जो आपने बताया इम्पैक्ट ऑफ एनसो, और दूसरा मॉनसून ट्रफ पे, ठीक है। तो यही यहाँ पे है, ठीक है ना। राइज इन टेम्परेचर, मार्शियन ट्रांजिशन ये था यहाँ पे कि नई ऑब्जर्वेशन जो क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था, इट शोज दैट हाई फ्रीक्वेंसी वेट ड्राई साइक्लिंग अकर्ड इन अर्ली मार्शियन सरफेस एनवायरनमेंट व्हिच इंडिकेट दैट रेड प्लैनेट मे हैव वंस सीन सीजनल वेदर पैटर्न्स और इवन फ्लैश फ्लड्स। वहां पे हो सकता है कि पहले उन मार्स पे जो है वो सीजनल वेरिएशंस रहे हो वेदर पैटर्न्स में, या फिर वहां पे फ्लैश फ्लड्स भी हो सकता है हो। ये जो है वहां पे मड क्रैक्स जो है वो ऑब्जर्व किए हैं क्यूरियोसिटी रोवर ने। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आज जो है सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई हैज गवर्नमेंट कॉल्ड फॉर पीसी इंपोर्ट कब, जो रिसेंटली कब्स लगा है इंपोर्ट ऑफ
लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर पे कि वो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और वो कर्व्स क्यों किए गए हैं। तो अब जो नया प्रोविजन ये किया है कि जो इंपोर्ट कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स का वो केवल एक वैलिड लाइसेंस होने के बाद जो कर सकते हैं और वो भी रेस्ट्रिक्टेड जो है इंपोर्ट्स कर दिया गया है, ठीक है ना। तो रिवाइड, हालांकि जो ऑर्डर था शुरू में वो तो इमीडिएट इफेक्ट चाहता था, लेकिन उसके बाद रिवाइड ऑर्डर जो है उसने डेफर कर दिया था एनफोर्समेंट को टिल November 1, ठीक है ना। ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर ये कहता है कि जितने भी ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग की मशीन्स हैं एंड यूनिट्स हैं, दैट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम November 1, देयर इंपोर्ट्स वुड बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। कुछ एग्जेम्पशन जो प्रोवाइड किया गया है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के लिए, वो 4 सरकमस्टांसेस में उनको एक्सटेंड कर दिया जा सकता है और वो 4 सरकमस्टांसेस क्या यहाँ पे ब्रीफली देख लेते हैं। तो पहला तो यह है कि अगर आप सिंगल यूनिट परचेज कर रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट से और वो भी कंट्री में आएगी या तो पोस्ट के थ्रू या कोरियर के थ्रू, तो वो एग्जेम्प्ट है। दूसरा, उसमें जो रिलेवेंट ड्यूटी लगनी है वो लगेगी उसमें, ठीक है ना। दूसरा ये है कि अगर आप री इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, मतलब आपने रिपेयर या रिटर्न के लिए भेजा है और उसको आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी एग्जाम्प्ट वाली लिस्ट में है। तीसरा, अगर 20 ऐसी यूनिट्स या कंसाइनमेंट आप इंपोर्ट करें और जिसका पर्पज जो है स्पेसिफाई किया है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए या टेस्टिंग के लिए, बेंचमार्किंग के लिए और इवोल्यूशन के लिए, रिपेयर और री एक्सपोर्ट के लिए, तो और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, तो इस कंडीशन में भी एग्जेम्पशन दिया गया है। और लास्ट जो है कि अगर इंपोर्ट कर रहे हैं इफ दे सर्व एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन एंटिटीज कैपिटल गुड, किसी एंटिटी के कैपिटल गुड का अगर वो पार्ट बन रहा है तो भी वो जो है एग्जेम्प्ट, उसको एग्जेम्पशन दिया गया है, ठीक है ना। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपने इंपोर्ट तो बैन कर दिया, तो यानी कि जाहिर सी बात है डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपको ग्रो करना पड़ेगा। उसकी क्या सिचुएशन है? तो अगर इंडस्ट्री एस्टिमेट्स की बात करें तो इट हैज इंक्रीज टू $87.1 बिलियन इन 2021-22 फ्रॉम $49 बिलियन इन 2016-2017। तो इंक्रीज तो यहाँ पे है। और अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 15% यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं कंट्रीज की अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो लगभग $10.1 बिलियन जो है फिस्कल ईयर 2020-23 में 2022-23 में वो लगा है, और ये लगभग 13% लोअर है हुआ है ऑन ईयर ऑन बेसिस। तो इंपोर्ट तो कम हो रहा है और जो डोमेस्टिक वो है वो ग्रोथ देखने को मिली, तो ऐसा तो डाटा यहाँ पे सजेस्ट किया गया है। आगे क्या होगा? आगे यही है कि जो कंपनी है उन्होंने ये कहा था कि कम से कम 9 से 12 महीने का जो उन्हें टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने आप को रैंप अप कर सके डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, और वो लाइसेंसिंग जो प्रोसेस उसको भी अंडरस्टैंड कर सके। वहीं पे जो कुछ एनालिस्ट्स हैं उन्होंने ये भी बताया कि जो है हम लोग धीरे-धीरे या तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएँगे, कंट्री में जो है एस्टेब्लिश करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको, ठीक है ना? और दूसरा ये है कि फेस्टिव सीजन क्योंकि आने वाला है तो अभी प्राइस राइज़ की तो शायद देखने को ना मिले, लेकिन हाँ, ये है कि जो टाइमलाइन दी गई November 1 उसके बाद ज़रूर प्राइस राइज़ देखने को मिल सकता है। वहीं ये है कि कंज्यूमर्स का ज़रूर वो रहेगा कि वो इस सीजन के दौरान या इस डेट से पहले-पहले जो भी उनको वो करने हैं वो जो है वो ले लें, क्योंकि फिर फर्दर प्राइस राइज़ देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द डिबेट अराउंड आर्टिकल 370। तो जो रिसेंट जो आर्गुमेंट चल रहे हैं बिसाइड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द एब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371, उसके रेस्पेक्ट में ये जो यहाँ पे ये आर्टिकल जो है ये इशू लिखा गया है कि डिबेट क्या चल रही है एक्चुअली। तो यहाँ पे उठने ये भी गया है कि जो एक्सेशन हुआ था वो क्या था। तो वहां पे एक स्टेटमेंट ये था कि जो देन जो वहां पे जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, ही लेड डाउन ए कंडीशन दैट इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड अनलेस द एक्सेप्टेड द चेंज। तो उन्होंने ये कहा था नथिंग इन दिस इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू कमिट इन एनी वे टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उस जिस टाइम एक्सेशन हुआ था उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन आया नहीं था इंडिया का। or to fetter my discretion to enter into arrangement with the government of India under any such future constitution। तो उन्होंने ये कंडीशन वहां पे जो है वो रखी थी कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है ना, उसको हम एक्सेप्ट करें, ऐसा कुछ कमिटमेंट इसमें जो इंस्ट्रूमेंट में वो ये डीम्ड नहीं करता है, ठीक है ना। फिर जब आर्टिकल 370 जो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में, दैट केयर वाज टेकन टू सी दैट इट रिफ्लेक्टेड द क्लॉजेज एंड स्पिरिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में स्पिरिट और क्लॉज मेंशन थे उनको रिफ्लेक्ट करता रहना चाहिए, ऐसा प्रोविजन रखा गया था। हेंस द की इशू ऑफ वेदर द स्टेटस कुड बी हैव बीन एब्रोगेटेड यूनिलैटरली इज बीइंग आर्ग्यूड इन हिस्टोरिकल टर्म्स एंड नॉट merely इन लीगल टर्म्स। तो जो यहाँ पे इशू चल रहा है कि क्या हम हिस्टोरिकल टर्म्स में भी देखेंगे या नहीं, वो यही है कि ये जो की इशू था कि
क्या आप यूनिलेटरली एब्रोगेट कर सकते हैं या नहीं, तो उसको जो है हिस्टोरिकल टर्म्स में भी देखना पड़ेगा, केवल मियरली लीगल टर्म्स में उसको नहीं देख सकते, ऐसा ऑथर ने यहाँ पे कहा है। फीचर्स क्या क्या थे और आर्टिकल 370 जो था उसके, तो तीन कोर प्रिंसिपल थे। पहला तो ये था कि जो आर्टिकल यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में थे, उनके ऊपर पावर पार्लियामेंट की रहेगी कि उनके ऊपर लॉ बना सकता है, ठीक है ना, और स्टेट को उन पे लिमिट कर दिया कि लिमिटेड पावर रहेगी उन मैटर्स पे, ठीक है ना। और स्टेट को लिमिटेड कर दिया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मेंशन्ड है सिर्फ उन पे ही स्टेट जो है वो लॉज बना सकती है, और जो इवन दैट विल बी इन द कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, और ये भी जो पावर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है सब्जेक्ट्स, उन पे भी स्टेट गवर्नमेंट की जो कंसल्टेशन लेनी कंपलसरी थी, ऐसा आर्टिकल 370 ए में बोला, मतलब पहला जो कोर प्रिंसिपल है वो ये था। दूसरा ये था जो अदर मैटर्स है इस in these lists, parliament can make laws for the state only with the state government concurrence, क्योंकि आर्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसमें सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट दिए थे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन को, तो जो भी यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में इनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर है तो उनपे तो पार्लियामेंट बना सकती थी, वो भी किसका कंसल्टेशन था, स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन उनके अलावा जो भी सब्जेक्ट यूनियन और कंकरेंट लिस्ट में है उनके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट का कंकरेंस कंपलसरी है, ठीक है ना। फिर तीसरा जो है आर्टिकल 1 विच डिक्लेयर्स इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट एंड आर्टिकल 370 इटसेल्फ वर मेड एप्लीकेबल एज सच टू J&K, rest of the constitution of India would be applicable only through orders passed by the president from time to time, मतलब आर्टिकल 1 जो है जो कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करता है, और आर्टिकल 370 वो तो एप्लीकेबल होंगे जम्मू कश्मीर पे ऐसा, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब स्पेशल ऑर्डर पास करेंगे प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम विच एक्सेप्शंस विच विद एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन। और फाइनली आर्टिकल प्रोवाइड ये करता है फॉर इट्स ओन डिमाइज, जैसे प्रेसिडेंट कुड डिक्लेयर इट इनऑपरेटिव देयर इज सच रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ऐसी रिकमेंडेशन आती है तो प्रेसिडेंट जो है वो इसको इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टेटस जो स्पेशल स्टेटस दिया था उसको रिमूव कैसे किया, ये तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पहले जो है वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको चेंज करके स्टेट लेजिस्लेचर किया गया, फिर वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को जो है चेंज करके जो है वो गवर्नर किया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, तो वहाँ पे गवर्नर के कंकरेंस को जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का कंकरेंस मान लिएगा, और इस तरीके से आर्टिकल 370 को जो है वो इनऑपरेटिव बना देगा। वहीं पे आर्टिकल 367 का भी जिक्र है विच डिस्क्राइब्स हाउ टू इंटरप्रेट सम टर्म्स, तो वही कि इस आर्टिकल 367 में पावर दी है कि इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है कुछ टर्म्स का, तो वहां पे वही कि जो स्टेट लेजिस्लेचर था उसको इंटरप्रेट किया गया गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर्टिकल 373 में जो मेंशन्ड है इट वाज अमेंडेड टू रेड एज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, और लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है वो पढ़ा गया, वो क्या बता दिया 367 के थ्रू गवर्नर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है वो क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, तो तीन क्वेश्चन है जो आर्ग्यू किए गए हैं ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर्स, जिन्होंने चैलेंज किया है रिमूवल को, इस स्पेशल स्टेटस को, तो उन्होंने यहाँ पे तीन क्वेश्चन जो किए हैं वो ये किए हैं whether the status of J&K had not become permanent after the Constituent Assembly refrained from any decision on आर्टिकल 370, पहले तो यह है क्योंकि आर्टिकल 370 में कोई डिसीजन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो प्रपोज नहीं किया, तो क्या वो परमानेंट उसको नहीं स्टेटस देते हुए दिख रहा है। दूसरा, whether the letter effectively prevent the union government from unilaterally altering the state relationship with the India, क्या वो ये जो यूनिलेटरल ऑल्टरिंग है उसको प्रिवेंट नहीं कर रहा है। तीसरा, whether that what was considered a temporary provision prior to the work of states constituent assembly had not become permanent subsequently, कि वो subsequently permanent होता हुआ नहीं हो गया था क्या, ऐसा, ठीक है ना। जो बेंच है उसने भी क्वेश्चन रेज किए, बेंच ने अलग क्वेश्चन रेज किए, उन्होंने तीन क्वेश्चन क्या रेज किए हैं, whether the dissolution of state constituent assembly could render article 370 beyond abrogation or amendment, कि ये जो डिसोल्यूशन आपने स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किया है था, क्या क्या वो उसको रेंडर कर देता कि आप जो आर्टिकल 370 को है वो बियॉन्ड एब्रोगेशन है या अमेंडमेंट है, एज इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और दूसरा क्वेश्चन ये है वेदर द स्टेट्स एक्सेशन एंड had not become complete after the terms of its relationship with India had been finalized by the respective constitutions, वही कि जो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशंस थे उन्होंने जब फाइनलाइज कर दिया तो क्या वो जो स्टेट का एक्सेशन था वो कंप्लीट नहीं हो गया था
ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई पार्लियामेंट कुड नॉट ऑल्टर इट्स स्टेटस इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स सोवरेन पावर थ्रू लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, कि जब लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के थ्रू सोवरेन पावर एक्सरसाइज करने की पावर है पार्लियामेंट के पास, तो क्या पार्लियामेंट जो इसका स्टेटस जो टेम्पररी स्टेटस प्रोवाइड किया गया था आर्टिकल 370 में, क्या उसको ऑल्टर कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ये तीन क्वेश्चंस जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने रखे हैं, और जो पिटिशनर्स जो आर्ग्यू किए हैं तीन ही क्वेश्चंस वो हमने ऊपर मेंशन डिस्कस कर लिए हैं। तो दिस इज इट। कैन इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन हेल्प प्रिवेंट टीबी, तो अभी जो एक पायलट बेसिस पे जो झारखंड में जो सर्वे किया गया था उसके रिगार्डिंग ये है, वहां पे देखने को मिला कि जो न्यूट्रिशनल इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन जो है उससे जो टीबी के केसेज है उनमें प्रिवेंशन में जो है हेल्प मिली है। तो इन द ट्रायल मोर देन 85% ऑफ टीबी पेशेंट सर्वाइव विद द न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जिन टीबी पेशेंट को न्यूट्रिशन सपोर्ट अच्छा दिया गया था उनमें 85% जो है वो सर्वाइवल रेट देखने को मिला है। 85% ने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया। और ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन सपोर्ट हैज हेल्प्ड प्रिवेंट बोथ ट्यूबरकुलोसिस अमंग हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट्स एंड मोर्टेलिटी अमंग टीबी पेशेंट्स इन अ ट्रायल इन झारखंड, ये हमने बता दिया। राशियोंस यहाँ पे एक जरूर है, एक टर्म आई है, तो ये रेशियोंस की फुल फॉर्म देख लेते हैं। रेड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये ट्रायल था जो कि एनरोल किया गया था 2800 पीपल विद पल्मोनरी टीबी डिजीज एंड 10,345 हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट ऑफ टीबी पेशेंट। तो ट्रायल का आप नाम याद रखते हैं, इसकी थी रेशियोंस, reducing activation of tuberculosis by improvement of nutritional status। ठीक है ना। यहाँ पे जो रिपोर्ट इसमें आए हैं वो एक देख लेते हैं। ये है कि इंसिडेंस ऑफ टीबी डेथ्स reduced by 12% with a 1 unit increase in BMI and by 23% for a 2 unit increase in BMI। एक जो रिपोर्ट में ये देखने को आया है कि अगर आप BMI, ठीक है ना, 1 यूनिट से बढ़ाते हैं तो जो इंसिडेंस है टीबी डेथ के वो रिड्यूस होता है 12% से, और अगर 2 यूनिट से बीएमआई बढ़ता है तो 23% रिडक्शन देखने को मिलता है टीबी डेथ्स में। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, मतलब न्यूट्रिशनल सपोर्ट से आप जो है टीबी एलिमिनेशन की जो आप बात कर रहे हैं या प्रिवेंशन की, वो कहीं ना कहीं आप उसमें एक अच्छा मतलब अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। व्हाट इफेक्ट डज अंडर न्यूट्रिशन हैव, अंडर न्यूट्रिशन के इफेक्ट जो वो देखते हैं, तो मैनी न्यू केसेज ऑफ टीबी आर एट्रीब्यूटेड टू 5 रिस्क फैक्टर्स, मेनली 5 रिस्क फैक्टर्स से जो है वो नए केसेज टीबी के एट्रीब्यूट किए गए हैं। पहला उसमें अंडर नरिशमेंट, फिर एचआईवी इन्फेक्शन है, फिर अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स है, फिर स्मोकिंग स्पेशली अमंग मैन एंड डायबिटीज। ये जो है डब्ल्यूएचओ की जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है उसमें 5 जो है रिस्क फैक्टर्स बताए थे जिनकी वजह से टीबी के नए केसेस देखने को मिल रहे हैं। और इन टीबी एंडेमिक कंट्रीज सच एज इंडिया, अंडर न्यूट्रिशन इज द मोस्ट वाइडली प्रेवलेंट रिस्क फैक्टर अकाउंटिंग फॉर द हाईएस्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूटल रिस्क फॉर टीबी इन इंडिया। सबसे जो हाईएस्ट रिस्क फैक्टर जो है एंडेमिक टीबी एंडेमिक कंट्रीज में इंडिया में वो बताया गया है अंडर न्यूट्रिशन। दूसरी, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज टीबी डिजीज सिवियरिटी, हायर मोर्टेलिटी एंड पुअर ट्रीटमेंट आउटकम्स। ये भी कहीं ना कहीं अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है कि जो इंक्रीज टीबी डिजीज सिवियरिटी है वो भी बढ़ी है, और जो मोर्टेलिटी है वो भी बढ़ी है, और जो ट्रीटमेंट आउटकम्स है उनमें भी पुअर रिजल्ट देखने को मिले ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है ना। कुछ स्कीम जो गवर्नमेंट चला रही है जैसे निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्रा, उन्होंने क्या हेल्प की है ये बताया, तो यहाँ पे डाटा ही बेसिकली दिया गया है। जो निक्षय पोषण योजना थी, इट इज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू टीबी पेशेंट्स, और ये लॉन्च की गई थी 2018 में। और इसमें जितने भी टीबी केसेस नोटिफाइड हैं उनको जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है 500 रुपए पर मंथ का, ताकि वो न्यूट्रिशनल जो न्यूट्रिशन या फूड है वो उसमें खरीद सके और उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल सके। ठीक है ना। उनके अकाउंट में डीबीटी के थ्रू 500 रुपए दिया जाता है जिससे उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था। अगर 2022 की इंडिया टीबी रिपोर्ट देखें तो 7 मिलियन टीबी पेशेंट्स हैव बेनिफिटेड बिटवीन 2018 2022 एंड रुपीज 2089 करोड़ है बीन डिस्बर्स्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बेनिफिशियल तो 7 मिलियन टीबी पेशेंट को बेनिफिट दिया है, और 2089 करोड़ रुपए जो है वो डिस्बर्स किए गए हैं इसमें। वहीं दूसरी स्कीम जो है निक्षय मित्रा में, वहां पे अडॉप्ट किए जाते हैं एक्चुअली टीबी पेशेंट्स को। तो एज ऑफ मार्च 9 2023 9.55 लाख टीबी लाइक कंसेंटेड टीबी पेशेंट्स अक्रॉस इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड बाय निक्षय मित्रा, और उनको जो है न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये दो स्कीम जो है वो चलाई जा रही हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। प्रोफाइल्स में आज सबसे जो इंपॉर्टेंट आई दैट इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट, और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो है अभी बेलेम डिक्लेरेशन जो है वो किया है अगस्त 9 को। ठीक है। इसमें कौन कौन है, यहाँ पे बोलीविया, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनेम और
फ्रेंच गुयाना, ये जो है मेट विद ब्राजीलियन डेलीगेशन, जो कि ये सभी किसका पार्ट है, अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। और बेलेम डिक्लेरेशन में क्या बोला गया है, इट कॉल्ड फॉर कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमंगस अमेजोन रेन फॉरेस्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दीज कंट्रीज बाय कंजर्विंग इट बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके कंजर्वेशन, उसके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की गई है, ठीक है ना। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं एक बार। तो अमेजोनिया बोलते हैं इसको, कंस्टिट्यूट्स क्लोज टू 1.3% ऑफ द प्लेनेट सरफेस एंड 4.1% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। अर्थ के लैंड सरफेस का 4.1% और प्लेनेट के सरफेस का 1.3% जो है वो कवर करता है। तो आपको बता दें इंडिया जो है वो 2.4% जो लैंड है अर्थ का उसको कवर करता है, यानी कि उससे लगभग डबल हो गया, ठीक है ना। बट एज ए बायोम the Amazon is host to 10% of the world's wildlife species and some more as we are still discovering new species. Species epic mass of life in Latin America। वही है कि बायोम के रूप में अगर देखें तो लगभग 10% वर्ल्ड की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो है वो अमेजोन में रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर इन डाटा को हम देखें, ठीक है ना। अमेजोन इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। तो इसमें अमेजोन फॉरेस्ट के बीच से बहती है अमेजोन रिवर, और ये लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। बाकी अमेजोन के बारे में एक बार देख लेते हैं। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो तो हमने बता दिया ये है, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, दे ड्रॉ इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड ब्रेथ आउट ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन कई बार बोला गया है कि विच आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जो है लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। वन लाइनर्स और वन डे एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बाकी एग्जाम्स में भी स्टेटमेंट के रूप में जो है दिया गया है। ए पेपर इन नेचर पॉइंटेड टू द लॉस ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है, लॉस ऑफ रेजिलियंस का मतलब है एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम ड्रॉट्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट। जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है उनमें आप फिर से जो है पहले वाली कंडीशन में नहीं आ पाते, इसको बोलते हैं हम लॉस ऑफ रेजिलियंस। तो यहाँ पे जो है रैपिड डिफोरेस्टेशन इन रिसेंट ईयर्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इकोसिस्टम टिथरिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर बाय अफेक्टिंग द रेजिलियंस ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट की रेजिलियंस को जो है काफी अफेक्ट किया है, यही ऑथर ने यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो न्यू यूरोपियन यूनियन का लॉ है, इट रिक्वायर्स यूरोपियन यूनियन बेस्ड कंपनीज टू एंश्योर देयर इंपोर्ट्स आर डिफोरेस्टेशन फ्री। उनके इंपोर्ट होने चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट मोमेंट दैट व्हेन इट पास इन द यूरोपियन पार्लियामेंट इन अप्रैल। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने किया गया जो उसके जो भी इंपोर्ट्स होंगे वो सारे के सारे डिफोरेस्टेशन फ्री होना चाहिए, मतलब उनका कहीं भी डिफोरेस्टेशन रोल नहीं हो गया। तो इसी तरह के जो लेजिस्लेशन है वो दूसरे कंज्यूमिंग नेशंस को भी वो पास करनी चाहिए, जैसे कि यूएस, चाइना और इवन इंडिया को भी जो है ये लॉ पास करने चाहिए, जिससे कि जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है नीड टू बी प्रोटेक्टेड फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर यूनिवर्स ओनली नोन प्लेनेट विद लिविंग बीइंग्स। क्योंकि अगर ये स्टेप अब नहीं लेंगे तो जो कंसिक्वेंसेज है दैट कुड बी डिजास्टर्स, ठीक है। शैडो जनरल यहाँ पे अब्दुल रहमाने तिचियानी, जो कि ये जनरल मिलिट्री जनरल है कहाँ के, नाइजर के, जहाँ पे अभी रिसेंटली कू हुआ है और उन्होंने जो प्रेसिडेंट है उनको जो है हटा के खुद जो है कंट्रोल ले लिया है। गार्डिंग द नॉर्थ ईस्ट असम राइफल्स जो है सेकंड था जो आज प्रोफाइल में दिया गया है। दम, और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एफआईआर जो है रजिस्टर किया मणिपुर पुलिस ने। मणिपुर पुलिस क्लेम्ड दैट द असम राइफल्स हैड डिसोबेड द लॉ बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग ड्यूटी एंड एक्यूज्ड इट्स पर्सनल ऑफ ब्लॉकिंग पुलिस व्हीकल्स एंड हेल्पिंग कुकी मिलिटेंट्स फ्ली। जो मणिपुर वायलेंस है उसमें जो इसके रोल को जो है कहीं ना कहीं कंसर्न जताई गई और मणिपुर पुलिस ने इन पे एफआईआर दर्ज की है, ठीक है ना। हिस्ट्री देखते हैं असम राइफल की। तो इट वाज रेज्ड इन 1835 व्हेन इट वाज रेड बाय द ब्रिटिश एज काचर लेवाई टू प्रोटेक्ट इट्स सेटलमेंट्स फ्रॉम ट्राइबल्स लिविंग इन द हिली एरिया। तो 1835 में ब्रिटिश जो आर्मी ब्रिटिश जो थे उन्होंने इसको एक तरह से बनाया था। उसके बाद इसको जो असम राइफल्स नाम दिया गया था वो 1917 में दिया गया था इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स सर्विसेज फॉर फाइटिंग अलोंगसाइड द राइफल रेजिमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। उसके बाद इसने कुछ और भी काम किए हैं बिसाइड गेटिंग रेफ्यूज फ्रॉम म्यांमार देन बर्मा। इट वाज पार्ट ऑफ ए रेजिस्टेंस ग्रुप द विक्टर फोर्स व्हिच काउंटर्ड द जापानीज ऑन द इंडो बर्मीज बॉर्डर। तो इंडो बर्मीज बॉर्डर में जो जापानीज फोर्सेस के साथ वार्स हुआ था उसमें भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद जो है दे टुक पार्ट इन 1962 एंड 1964 वॉर्स आफ्टर व्हिच इट ऑपरेशनल कंट्रोल वाज गिवन टू आर्मी। और उसके बाद जो इसका ऑपरेशनल कंट्रोल था वो दिया गया आर्मी को दिया गया।
It was also a part of the Indian peacekeeping force in Sri Lanka in 1987 and tackled tribal unrest and insurgency in the northeast. तो ये यहाँ पे जो है हिस्ट्री है इसकी. इट इज प्राइमरीली लेड बाय ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन नेवी, क्योंकि ऑपरेशनल कंट्रोल जो है इंडियन नेवी के पास है इसका. तो ये जो है इंडियन नेवी जो है के ऑफिसर्स इसको जो है वो हेड करते हैं. और दूसरा जो इसका मेन वो है एरिया ऑफ ऑपरेशन, दैट इज नॉर्थ ईस्ट में जो है इसका मेन एरिया ऑफ इसका ऑपरेशन है. करंटली अगर बात करें तो असम राइफल्स गार्ड द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, वाइल आर्मी जो है सिक्योर द इंडिया चाइना बॉर्डर. ठीक है. Assam Rifles has been an integral part of the counter-insurgency operations, which earned it the sobriquet of Sentinels of the Northeast. ये इसको sobriquet दिया जाता है Sentinels of Northeast. तो ये भी आप याद रखेंगे, ये Sentinels of the Northeast इसको sobriquet दिया जाता है. दिस इज असम राइफल्स को. ठीक है ना. इश्यूज क्या क्या थे, क्यों इनका ये हो रहा है, तो यहाँ पे काफी सारे इश्यूज जो है वो नॉर्थ ईस्ट में और बेसिकली मणिपुर में भी देखने को मिले हैं, जिस वजह से न्यूज में है. तो सबसे पहला तो यहाँ पे आफ्सपा है, जो ये पावर दी गई है आफ्सपा के थ्रू जो असम राइफल, तो उससे भी कंट्रोवर्सी में रहता है. जो लोकल्स है वहाँ के एक्यूज करते हैं द स्टेजिंग एनकाउंटर्स, किलिंग सिविलियंस एंड वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स. ये उन पे एक्यूजेशन लगे हैं. 2000 में जो है वहाँ पे मालोम मसाकरे हुआ था, जहाँ पे 10 सिविलियन जो है वो उनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद 4 साल बाद कस्टोडियल रेप और मर्डर का भी इंसिडेंट हुआ था थंगजम मनोरमा का, जिससे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे. और इशू देखें अगर इंसिडेंट, तो 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी कमिटी टू प्रोब द 6 इंस्टेंसेस ऑफ अलीज फेक एनकाउंटर, और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी उसने ये फाउंड किया था कि दीज एनकाउंटर्स वर नॉट जेन्युइन. ठीक है ना. फिर उसके बाद 2021 में भी इंसिडेंट हुए थे. ठीक है ना. उसके एक महीने बाद फिर 15 सिविलियंस की और एंड ए सोल्जर वर किल्ड इन अ बोच्ड एम्बस एंड रिटेलिएटिव वायलेंस इन नागालैंड मोन एम्बिग्यूटी इन द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द असम राइफल. ये भी एक इशू है जो इसकी वजह से प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, लेकिन जो ऑपरेशन कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है. तो ये चीजें हैं, ये इश्यूज हैं जिनकी वजह से, और ये इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से जो असम राइफल को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है. ठीक है ना. सो दिस इज इट अबाउट आवर डिस्कशन. होप आपको ये पसंद आया होगा. तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारी आउटरीच को बढ़ाइए ताकि इसी तरह का और अच्छा कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम ला सके. सो थैंक यू.